नाक कान गले का आपस में कनेक्शन होता है, नाक के पीछे एक ट्यूब होता है जिसे हम कहते हैं यूस्ट्रेशन ट्यूब, वो अगर ब्लॉक रहा तो कान बंद रहते हैं, पेशेंट को ना टक टक की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं और रात को 2 बजे सो जाना, 5 बजे सो जाना, उसकी वजह से भी ना छींकें, पानी, केरा, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो हम कहते हैं आप साइकिल को कंप्लीट कर लें तो आपकी नींद इम्यून सिस्टम में बड़ा रोल है। जब भी वायरल इन्फेक्शन घर में एक अफराद को हुआ है, जस्ट एक स्नीज पे थाउजेंड्स ऑफ वायरस जो है ना वो रिलीज करते हैं। जहाँ पे स्नीजिंग करता जा रहा है वहाँ पे वायरस स्प्रेड होते जा रहे हैं। आपने फिर देखा होगा कि वायरस स्टार्ट हो जाता है, घर वाले कहते हैं कि सर 1.5 माह से मामला चला हुआ है, वो ठीक नहीं होता तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ठीक हो जाता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा तब चौथा, इस तरह साइकिल कोई 2 माह से चलती आ रही है। प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स utmost important to avoid spread of viral infection. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तारिक अली शेख, जो कि ENT कंसल्टेंट होने के साथ साथ हेड एंड नेक सर्जन भी हैं। तो आइए जानते हैं हम अपनी ENT हेल्थ यानी कान नाक गला का कैसे ख्याल रख सकते हैं और आम मसाइल को किस तरह केटर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी पब्लिक का सवाल है वो ये है कि वो जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या ENT यानी कि कान नाक गले कि क्या इस तरह की मिसकंसेप्शंस हैं जो कि बहुत कॉमन सुनने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच, इट्स प्लेयर टू कम एट नॉलेज। मोस्टली जो देखे गए कि गले के बारे में मिसकॉन्सेप्ट जो पेशेंट अक्सर कहते हैं कि जी सर टॉन्सिल की सर्जरी कराने से दोबारा टॉन्सिल्स तो नहीं हो जाएंगे, सर टॉन्सिल की वजह से ना आवाज़ ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। मैंने भी ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन सुना है कि क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशू है टॉन्सिल्स का, तो मुझे यही शुरू में यही डराया हुआ था कि नहीं टॉन्सिल्स का ऑपरेट नहीं करवाना, आवाज़ चेंज हो जाती है, ऐसे मर्दाना आवाज़ हो जाएगी या फिर आवाज़ टोटली चली जाएगी। तो अब तक वो फिर इतना मेरे अंदर बैठ गया ना कि मैंने कहा कि अब तो मैंने कभी कराना ही नहीं है। मैं वो पूरी तकलीफ़, पूरा वो जो भी बीमार होती हूँ वो मैं फ़ेस कर लेती हूँ कि ठीक है मैं बीमार हो जाऊँगी लेकिन मैंने ऑपरेट नहीं कराना। इतनी ज़्यादा आई गेस ये मिसकंसेप्शन बैठ गई हुई है माइंड में। तो आप बताएं इसका क्या हल हो सकता है। बेसिकली ना वॉइस जो प्रोडक्शन होती है वो हमारे वोकल बॉक्स से होती है, वो यहाँ पे होते हैं वोकल कॉर्ड, वहाँ सब ग्लोटिक प्रेशर रिलीज होता है, वोकल कॉर्ड की मूवमेंट होती रहती है, तो आवाज़ की प्रोटेक्शन वोकल कॉर्ड से होती है। फिर आवाज़ की जो आर्टिकुलेशन होती है, उनका आपस में जुड़ना जो होता है वो आपका आता है लिप्स, टंग, पैलेट के थ्रू। अच्छा, आवाज़ में जो खूबसूरती आती है, ब्यूटी आती है, वो नाक और साइनसेस से आती है। तो जो सर्जरी वोकल कॉर्ड पे की जाती है उस पर फंक्शन इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वोकल कॉर्ड पे कोई पॉलिप हो, कोई गिल्टी हो, कोई फोड़ा हो, कोई फिंसी हो, उसकी सर्जरी से वोकल कॉर्ड पे इफेक्ट आता है। मगर जो टॉन्सिल्स है वो यहाँ पे है, हमारे गले के अंदर है, टंग के पिछली वाली जगह पे टॉन्सिल्स हैं। उनका फंक्शन ही बेसिकली इम्यून सिस्टम के तौर पे पार्ट प्ले करता है। जब आप खाने में, पीने में, अशिया में वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, उनको बेसिकली हमारे जो लिम्फाइड टिश्यू है उसको वो एंगल्फ कर लेते हैं। जब वो गला बार बार ख़राब हो जाता है, पेशेंट को बुखार हो जाता है, खाने पीने में तकलीफ़ हो जाती है, बच्चों में ग्रोथ नहीं होती, गले के सामने गिल्टियाँ बन जाती है, 103, 104 बुखार, बच्चों की स्कूल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आए दिन 2 हफ्ते के बाद एंटीबायोटिक, एंटीपेटिकल, फिर 2 माह के बाद, फिर कई सालों तक मामला चलता रहता है। तो उनको जब ये सर्जरी की जाती है तो एक दफ़ा वंस सर्जरी की जाती है तो ज़िंदगी में दोबारा कभी भी टॉन्सिल्स नहीं होते। ये तो ऐसे ही है किसी का गुर्दा निकाल दिया जाए और बंदा पूछे कि जी सर दोबारा गुर्दा तो नहीं हो जाएगा, तो कभी भी गुर्दा दोबारा नहीं आता। इस तरह एक दफ़ा टॉन्सिल किए जाए तो टॉन्सिल दोबारा कभी भी नहीं आते, एक। और दूसरा, आवाज़ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल आवाज़ ठीक ठाक हो जाता है, इसका आवाज़ से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह जो मिसकॉन्सेप्ट होते हैं कि सर नाक की सर्जरी की जाए तो नाक की हड्डी दोबारा तो नहीं हो जाएगी, दोबारा सर्जरी तो नहीं करनी पड़ेगी, ये भी एक बेसिकली मिसकॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम नाक की हड्डी का ऑपरेशन करते हैं वो प्रेफर्ड होता है कि आप 16-17 साल में किया जाए, जिससे नाक और चेहरे की जो हड्डियां हैं वो मुकम्मल ऑक्सीफाई हो जाती हैं और उसमें जो है ना उसकी सर्जरी की जाती है, नाक बिल्कुल खुल जाता है, सांस बेहतर हो जाता है, दोबारा नाक की सर्जरी के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तीसरा जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे कान में रेशा आता है, डिस्चार्ज हो जाती है, सर जब हम कान का ऑपरेशन करवाते हैं दोबारा फिर रेशा आता रहता है, तो कान के ऑपरेशन का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पे देखा जाता है कि कान के सर्जरी किस चीज़ की गई है। अगर कान की सर्जरी, कान का पर्दा लगाया गया है, टिम्पेनोप्लास्टी की गई है या माइक्रोप्लास्टिक की गई है, तो उनका मकसद यही होता है कि बार बार इन्फेक्शन ना हो,
एक और समात उसकी बेहतर हो जाए जी। तो उससे बार बार इन्फेक्शन नहीं होता, पेशेंट की समात बेहतर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। मगर वो लोग जिनके कान में फोड़ा होता है, फिंसी होती है, रसोली होती है, कोलेस्टोमा हो जाता है, उनकी सर्जरी की जाती है कि खुदा न खासा ऐसे पेशेंट को अगर सर्जरी ना की गई तो चांसेस होते हैं कि वो रेशा जो है कान से दिमाग तक न चला जाए। अगर दिमाग तक चला जाए तो उसमें फिर चांसेस होते हैं कि उसको डिजीज़ को फियर यानी कि न क्लियर किया जाए, एरेडिकेट किया जाए डिजीज़ को, और पेशेंट की क्वालिटी को बेहतर किया जाए, और कान को तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचाया जाए, जिससे दिमाग की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचाया जाए, उसको खुदा न खासा मेनिंजाइटिस ना हो, इंसेफेलाइटिस ना हो, कान के पीछे रेशा जमा ना हो, चेहरे पे टेढ़ापन ना हो, झटके वगैरह ना आते रहें, कानों में टक टक की शोर की आवाज़ ना हो। तो इन तमाम कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसकी सर्जरी की जाती है, जिसे हम कहते हैं मेस्ट्रॉइड एक्सप्लोरेशन। उनमें भी यानी कि 1.5-2 माह मैक्सिमम 3 माह तक रेशा आता रहता है, एंटीबायोटिक दी जाती है, सफाई की जाती है, वो भी कान खुशक हो जाता है। तो ये सारी मिसकॉन्सेप्ट होते हैं रिगार्डिंग ENT सर्जरी। थैंक यू सो मच। आई गेस बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है। इसके साथ साथ अगर आप बताएं कि जो ENT है उसका हमारी ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असरअंदाज होती है हमारी बाकी जो हमारे जिस्मानी सेहत है। ENT का बेसिकली जैसे ईयर है, आपका अगर उसकी प्रिवेंटिव मेजरमेंट की जाए तो आपकी पुरसकून लाइफ गुजर जाती है। अगर आपको खुदा न खासा किसी भी काज की वजह से कान का पर्दा डैमेज हो गया हुआ है, चपेट लगने की वजह से, ट्रामा की वजह से, कॉटन बड मारने की वजह से, अगर आपको प्रिवेंटिव मेजरमेंट का आइडिया हो तो आप कान के पर्दा जो परमानेंट डैमेज हो जाए, समात से बंदा महरूम हो जाए, उससे बंदा बच सकता है। नाक बंद रहता है, साइनस के इशू रहते हैं, मुंह खोल के खराटे वगैरह लेते हैं, ऐसे पेशेंट को खुदा न खास्ता इंटर ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन चली जाए कि ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में मसला हो जाता है, हेडेक रहता है, मुंह खोल के लेते हैं, खराटे वगैरह लेते रहते हैं, सर में शदीद किस्म का दर्द रहता है। अगर टाइमली ऐसे पेशेंट को मैनेज किया जाए तो पेशेंट की क्वालिटी बड़ी बेहतर हो जाती है, सांस बेहतर हो जाता है, खराटे वगैरह बेहतर हो जाते हैं, सेंस ऑफ स्मेल उसकी बेहतर हो जाती है, और पेशेंट को लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। इस तरह ओरल हाइजीन का ख्याल किया जाए तो उससे जो है ना मुंह के अंदर जितनी भी बीमारियां होती रहती हैं, टॉन्सिल्स के इशू होते रहते हैं, अल्सरस के इशू होते रहते हैं, ओरोफेरेंजियल मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ होती रहती हैं, उससे बंदा बच सकता है। तो ये सारे जो है ना बेसिक अगर हमें चीज़ों का पता हो तो हम ईयर के, नोज़ के, थ्रोट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उससे हम बच सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे अवॉइड करने से ईयर प्रॉब्लम अर्ली आइडेंटिफाई पता चल गया कि जी कानों में चक्कर आना शुरू हो गए हैं या कानों में टक टक की आवाज़ें शुरू हो गई हैं, समात वगैरह थोड़ी सी है, तो कहते हैं हम ENT को फ़ौरन दिखा दें, टाइमली इन्वेस्टिगेट हो, टाइमली मैनेज किया जाए, वरना परमानेंट हियरिंग लॉस ना हो जाए। बच्चा है 3 साल का है, 4 साल का है, अगर वो सुन नहीं सकेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसका बोलना भी ख़त्म हो जाएगा, तो बच्चे फिर डेफ और डम हो जाएगा। अगर ये टाइमली इन्वेस्टिगेट हो जाए तो बच्चों के टाइमली मैनेजमेंट हो जाता है, जिससे बच्चा मुकम्मल सुनने भी लगता है, मुकम्मल बोलने भी लगता है। वो बच्चे जो स्कूल में अनअटेंटिव होते हैं, डल होते हैं और स्कूल में कंप्लेन होती रहती है उनकी सुनाई के लिहाज से, अगर ये टाइमली इन्वेस्टिगेट टाइमली मैनेज किया जाए तो उनकी समात, उनकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसको टाइमली मैनेज किया जाता है, उससे बिल्कुल बच्चा ठीक ठाक हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने की है कि जैसे अर्ली इंटरवेंशन जो है, अर्ली साइन डिटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ बहुत सी कंप्लेंट ऐसे पेरेंट्स लेके आ रहे होते हैं कि स्पीच डिले हो रही है, बच्चे में बोल नहीं रहा है, तो वो मोस्टली केसेस यही होते हैं कि हियरिंग का इशू होता है बच्चे को। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप इसे अर्ली डिटेक्ट करें और ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएँ। इसके साथ साथ अगर आप बताएं कि जो एलर्जीज़ वगैरह होती हैं या फिर डिफरेंट साइनसेस के इश्यूज़ होते हैं, तो ये इससे कैसे मैनेज करें और कैसे पता लगे कि ये सीरियस है या नहीं है, या ये एट होम मैनेज किया जा सकता है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। बेसिकली जो आपने साइनसेस की बात की, साइनसेस हमारी बॉडी में ना
खोखली हड्डियाँ हैं बेसिकली, जैसे नाक के आसपास यहाँ पे मैक्सिलरी साइनसेस हैं, 2 पेयर्ड हैं, इस तरह नाक के आसपास इथमेटल साइनसेस हैं, इस तरह दिमाग में इस साइड पे फ्रंटल साइनसेस हैं। तो ये 6 पेयर हमारे सामने हैं। इसी तरह दिमाग के अंदर भी हमारे हैं, जिसमें स्फिनोइड साइनसेस कहते हैं। ये जो 8 पेयर्ड हैं उसका काम ही यही है, जो आपका जो ब्रेन का जो वेट है उसको रिड्यूस कर लेते हैं। दूसरा जो आपकी ना वॉइस में क्वालिटी आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है, वो बेसिकली नाक और साइनसेस की वजह से आ जाती है। तो अगर आपकी नाक बंद रहती है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो आपकी ना वॉइस की क्वालिटी में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। आपका आवाज़ जैसे बैठा बैठा महसूस होता रहता है, क्योंकि नाक साइनसेस में ना इन्फेक्शन है। तो अगर इनिशियल इन्फेक्शन है, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, तो हम कहते हैं कि कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको 103, 104 बुखार हुआ था, नज़ला ज़ुकाम हुआ था, खांसी हुई थी, बुखार साथ साथ में जो है ना आप फील कर रहे हैं कि हड्डियों में, जोड़ों में शदीद किस्म का दर्द है, ये वायरल इन्फेक्शन है। तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। आप रेस्ट करें, आप सिंपल पेनाडॉल वगैरह ले लें, एंटीहिस्टामिन वगैरह ले लें, स्टीम लें, साथ में आप गरम गरम अंडा लें, सूप लें, यखनी लें, गार्गिल्स वगैरह करते रहें, बाफ वगैरह लेते रहें। ये 5 से 7 दिन में जो वायरल की साइकिल होती है, लाइसोजेनिक साइकिल, लाइटिक साइकिल, वो हो जाएगी। 5 से 7 दिन में बंदा बिल्कुल सेटल हो जाता है। अगर यही पेशेंट टाइमली मैनेज ना हो, प्रिवेंटिव मेजरमेंट ना की गई, उसने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया हुआ, तो अल्टीमेटली ये एक्यूट से बैक्टीरियल में चला जाता है। जब बैक्टीरियल में चला जाता है तो अब पेशेंट को ना नाक से गाढ़ा रेशा आएगा, पीला सा, कभी सब्ज सा रेशा आता रहेगा, और फिर उसको हल्का हल्का बुखार भी रहेगा। खांसी आएगी तो खुशक नहीं होगी, बलगम के साथ खांसी आती रहेगी। तो ऐसे पेशेंट को फिर जो है ना हम एंटीबायोटिक दे देते हैं। ऐसे पेशेंट को फिर हम चेस्ट को भी हम ट्रीट कर लेते हैं, उसको नेबुलाइज भी करवाते हैं, स्टीम भी इनहेलेशन करते हैं। उसको फिर हम इन एडिशन म्यूकोलाइटर साशे भी दे देते हैं, जैसे चीज़ें हों। तो ऐसे पेशेंट को ना साइनसेस को इग्नोर नहीं किया जाए, क्योंकि बाद पेशेंट को अगर लंबी अरसे तक क्रॉनिक साइनसाइटिस हो गया हुआ है, तो चांसेस होते हैं कि पॉलिप ना हो जाए। चांसेस होते हैं वो केरा जो है ना अल्टीमेटली गले में, छाती में ना चला जाए, जिससे हम दमे वाली कंडीशन हो जाती है। क्रॉनिक साइनसाइटिस होती रहेगी तो चांसेस होते हैं कि ये दायमी नज़ला ज़ुकाम ना रहे। अगर इसको पेशेंट को मैनेज ना किया गया तो चांसेस होते हैं कि कानों में इन्फेक्शन न चला जाए, क्योंकि नाक कान गले का आपस में कनेक्शन होता है। नाक के पीछे एक ट्यूब होता है जिसे हम कहते हैं यूस्ट्रेशन ट्यूब, वो अगर ब्लॉक रहा तो कान बंद रहते हैं और पेशेंट को ना टक टक की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। और बच्चों में हो तो कान से बादुकात रेशाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये साइनसेस के इन्फेक्शन वजह से ओटाइटिस मीडिया चांसेस होते हैं, गले के इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, चेस्ट के इन्फेक्शन के चांसेस होते रहते हैं, और अल्टीमेटली पॉलिप वगैरह बन जाते हैं, हेडेक वगैरह रहते हैं, लाइफ क्वालिटी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को शुड नॉट बी इग्नोर्ड। आप टाइमली कंसल्ट कर लें, टाइमली इसको मैनेज किया जाए। तो ये एलर्जीज़ ट्रिगर बनती हैं साइनसेस का, या फिर एलर्जीज़ डिफरेंट रोल प्ले कर रही होती हैं? हाँ, एलर्जी बेसिकली ना हमारी बॉडी का ना एक रिएक्शन है, बॉडी का एक रिस्पॉन्स है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई एलर्जेंस चले जाते हैं तो हमारी बॉडी से एंटीबॉडी पैदा होती हैं। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिल के एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिव टाइप 1 रिएक्शन। उसमें फिर छींकी आती हैं, नाक से पानी आता रहता है, नाक से केरा गले की तरफ गिरता रहता है, आँखों में खारिश, तालू में खारिश, कानों में खारिश, गले में खारिश। तो ये जो एलर्जेंस हैं उसको फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली एलर्जी है किस चीज़ से? जी, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। अब जैसे मुझे एलर्जीज़ हैं, काफ़ी हैं, डस्ट से भी है, इवन ये जो पोलन सीज़न आता है, पोलन से हो जाती है, एंड इवन स्प्रे से हो जाती है। तो ये क्या इसका ये मसला बेसिकली क्या है और इसका हल क्या है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि मोस्टली जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था, मोस्टली जो पेशेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एलर्जी भी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है पेशेंट्स को, जो मोस्टली प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें जो एलर्जी वाले पेशेंट्स हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिहाज से कि एलर्जी है किस चीज़ से। क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं कहते हैं सर घर में जब हम डस्टिंग करते हैं तो उससे ना हमने फ़ौरन जो है ना डस्ट हाउस डस्ट माइट्स होते हैं वो इनहेल होते हैं, केमिकल रिलीज करते रहते हैं। तो 8 छींकें, 15 छींकें, 20 छींकें आती रहती हैं। नाक में खारिश, नाक बंद, गले में खारिश, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं।
तो उसमें हम जैसे ना स्किन प्रिक टेस्ट करवाते हैं। जी। उसमें स्किन प्रिक टेस्ट में जैसे 14 किस्म के एलर्जेंस हैं, तो देखते हैं कि आपकी बॉडी किस किस चीज़ से एलर्जी है। दूसरा हम IgE एंटीबॉडी करवाते हैं कि क्या ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है या सीवियर है। साथ में हम चेहरे का CT स्कैन करवा लेते हैं, साइनसिस को भी हम एड्रेस कर लेते हैं, देखते हैं कि बेसिकली नाक साइनसिस में क्या कंडीशन है। तो ऐसे पेशेंट को फिर 80 to 90% कहते हैं कि आइडेंटिफाई द एलर्जेंस, कि आपको एलर्जी है किस चीज़ से जी, और फिर उसके साथ आप उसको अवॉइड कर लें। तो ये 80 to 85% बात को 90% पेशेंट सेटल हो जाते हैं। 10 to 15% जो है ना पेशेंट को फिर हम मेडिकेट कर लेते हैं कि आप लोकल स्टीरॉयड नेज़ल स्प्रे करें जिससे नाक आपका साइनसिस खुला रहे। एंटी हिस्टामिन हम दे देते हैं कि जो एलर्जिक रिएक्शन है, जो मास जो है ना रिलीज़ कर रहे हैं मास सेल्स केमिकल्स, वो रिलीज़ ना हो। इसी तरह मास सेल स्टेबलाइजर दे देते हैं। इन एडिशन अगर वो एलर्जी चेस्ट को इफेक्ट किया हुआ है तो उसको भी हम कहते हैं कि आप साथ में नेबुलाइज वगैरह करें, साशे वगैरह इस्तेमाल कर लें कि जिससे वो जो एलर्जी है आइडेंटिफाई करें, उससे आप अवॉइड करें और साथ में जो है ना मेडिकेट किया जाता है, जिससे पेशेंट कई हद तक सेटल हो जाता है। दूसरा जो चीज़ होती है, पेशेंट को ना हम इम्यून सिस्टम को भी बिल्डअप करना होता है कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। अक्सर जो स्कूल कॉलेजेस की जो बच्चे हैं या बच्चियाँ आती रहती हैं और रात को 2 बजे सो जाना, 5 बजे सो जाना, डे पे रात को जागते रहते हैं और दिन के टाइम सोते रहते हैं, तो ये भी जो है ना हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। दिमाग में एक गुदूत होता है जिसे हम पाइनियल ग्लैंड कहते हैं जी। तो वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। अच्छा, ये आपका ना स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है जो आपको बड़ी मीठी नींद सुलाता है। अच्छा, जितनी डार्कनेस होती है, जितना अंधेरा होता है ना, उतना वो पीक लेवल पे रिलीज होता रहता है। अच्छा, फजर के बाद जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो आपके ना वेकअप हार्मोन्स होते हैं जो आपको एक्टिव करते हैं, आपको अलर्ट करते हैं, जैसे कार्टिसोल, कार्टिकोस्टियोल, अल्डोस्टेरोन रिलीज करते हैं। अच्छा, वो लोग जो रात को सोते वक्त जागते हैं और सुबह उठते वक्त सोते रहते हैं, सारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, उनमें विड्रॉल इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से भी ना छींकें, पानी, केरा, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो हम कहते हैं कि आप साइकिल को कंप्लीट कर लें तो आपकी नींद इम्यून सिस्टम में बड़ा रोल है। दूसरा, हम कहते हैं कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करें, एटलीस्ट आधा पौना घंटा आप ब्रिस्क वॉक करें, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह आप कर लें। आपने नाश्ता लेना है तो आप हेल्दी किस्म का नाश्ता लें, ग़िज़ाई से भरपूर होना चाहिए। आप गरम गरम अंडा लें, 1 लें, 2 लें, दैट्स गुड इनफ। आप प्रोटीन डाइट लें, आप गरम गरम दूध ले लें, आप शहद ले लें, आप डेट्स खजूर वगैरह ले लें, नट्स वगैरह आप ले लें, ठीक है ना। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। ये जो बार बार एलर्जन फैक्टर्स हैं ना, आपको कई हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कहते हैं कि ये साल में ना एक दफ़ा आप इम्यूनोथेरेपी भी करवाएं। वैक्सीन हम लगवा लेते हैं जिससे पेशेंट को ना पूरा साल बड़ा पुरसुकून गुजर जाता है। अच्छा। तो इससे जो है ना कई हद तक एलर्जी को ना कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप BP को, शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं, एलर्जी को ख़त्म नहीं किया जाता मगर उसको ना कंट्रोल किया जाता है इन तमाम फैक्टर्स। जी, बहुत ही दिलचस्प बात की है आपने। इसके साथ साथ जो लोगों को बार बार नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, और इसके साथ साथ बार बार एंटीबायोटिक्स लेना, ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है या नॉर्मल चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल, बार बार अगर नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, बार बार गला ख़राब हो रहा है, तो हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट ना आप अपने नियर बाई ENT कंसल्टेंट को दिखाते हैं, जैसे वो देख लें आखिर इसकी ना वजूहात क्या हैं, साइनसेस बंद होने की वजूहात क्या है, कहीं हड्डी का टेढ़ापन तो नहीं है, कहीं नाक में गुदूद तो नहीं बढ़े हुए, कहीं दायमी नज़ला ज़ुकाम तो नहीं जिसे हम क्रॉनिक साइनसाइटिस वगैरह कहते हैं। तो वंस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट हो तो उसको फिर मेडिकेट करके ना उसको सेटल किया जाता है। जी। वरना पेशेंट अपने तौर पे एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, लंबे अरसे तक लेते रहते हैं, उससे फिर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है, जिससे फिर मज़ीद चीज़ें जो है ना एग्रेवेट होती रहती हैं। तो वंस आप डायग्नोस हो, उसको फिर प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए तो इससे कई हद तक ना साइनसिस के इशू को मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं कि मे बी उनकी इम्यूनिटी वीक होती है इस वजह से कि वो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कोई दूसरा पर्सन बीमार है, जिसे फ्लू है या कोई भी इस तरह का मसला है, तो फ़ौरन कैच कर लेते हैं और उन्हें भी वो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसकी क्या रीज़न्स होती हैं? बिल्कुल, वायरल इन्फेक्शन में जैसे ये 5 से 7 दिन में ना साइकिल उसकी पूरी हो जाती है।
मगर हम कहते हैं कि जब भी वायरल इन्फेक्शन घर में एक अफराद को हुआ है जी। तो वो जो है ना जस्ट एक स्नीज पे थाउजेंड्स ऑफ वायरस जो है ना वो रिलीज अच्छा। करते हैं। और साथ वाला जो बॉडी पार्टनर बैठा हुआ है, साथ वाले जो बच्चे हैं, ये तो पेशेंट जो है ना 5 से 7 दिन में सेटल हो जाता है, क्योंकि इसने रेस्ट किया था, इसने एंटीबायोटिक ली थी, इसने एंटीहिस्टामिन ली थी, इसको हमने कहा था आप कावा वगैरह ले लें, आप सूप लें, आप यखनी लें, आप रेस्ट वगैरह करें, आप मास्क वगैरह पहन लें, अगर आपको छींक आती है तो आप कवर करें, अपने आप को कवर कर लें। मगर ये जिसके साथ अगर बच्चा स्कूल में है तो जो स्कूल में ये स्नीजिंग के साथ जा रहा है, खांसी के साथ जा रहा है, फ्लू के साथ जा रहा है, तो ये तो बच्चा रेस्ट करके वापस आ जाएगा 5-7 दिन में। मगर वहाँ जहाँ पे स्नीजिंग करता जा रहा है वहाँ पे वायरस स्प्रेड होते जा रहे हैं, वहाँ पे रेप्लिकेशन होते जा रहे हैं। घर में है तो अम्मी को अब्बू को नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, वो फिर जब सेटल हो जाते हैं 5 से 7 दिन के बाद नेक्स्ट फिर दूसरे बेबी को स्टार्ट हो जाते हैं। आपने फिर देखा होगा कि जस्ट वायरस स्टार्ट हो जाता है तो वो फिर आप घर वाले कहते हैं कि सर 1.5 माह से मामला चला हुआ है, वो ठीक नहीं होता तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ठीक हो जाता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा तो चौथा, इस तरह साइकिल कोई 2 माह से चलती आ रही है। प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स utmost important to avoid spread of viral infection. वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। इसके साथ साथ जो लोग मुंह खोल के सोते हैं या खराटे लेते हैं और कान बंद होने की क्या वजूहात होती हैं, ये किस लिए होता है, किस वजह से? असल में जो है ना ये अक्सर आपने सुना होगा कि जी रात को पेशेंट सोया था वो हमेशा के लिए सो गया था, वो फिर उठा ही नहीं था। जी। ठीक है, ऐसे ये वो लोग होते हैं जो रात को मुंह खोल के सोते हैं, खराटे लेते रहते हैं। बाज़ का इतने खराटे आते हैं कि पास वाला पार्टनर सारी रात जागता रहता है, वो सोया होता है पास वाला जो है ना। अच्छा, दूसरी स्टेज में जो है ना वो कहते हैं कि जी पास वाले कमरे वाले भी सुन लेते हैं। थर्ड स्टेज में इवन नेबर भी सुन लेते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री तो पे नहीं, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। तो उसमें देखना होता है कि ये नाक की वजह से तो नहीं है, नाक में हड्डी का टेढ़ापन तो नहीं है, वो दूध की वजह से तो नहीं है, नाक में अंदर कोई रसोली तो नहीं है, नाक में अंदर कोई गोश्त तो नहीं बढ़ा हुआ, या पीछे बच्चों में अक्सर देखा गया है कि टॉन्सिल्स की वजह से तो नहीं है, या एडिनोइड की वजह से तो नहीं है। जो हमारे यहाँ सॉफ्ट पैलेट होती है वो उसकी साइज तो नहीं बढ़ी हुई है। यूला है, पिलर्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज ओबेसिटी। ठीक है ना, मोटापा है, उसकी वजह से भी जो है ना मेजॉरिटी देखा गया है कि पेशेंट जो है ना मुंह खोल के खराटे वगैरह लेते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को जो है ना वो फिर टाइमली इन्वेस्टिगेट हो, टाइमली उसको मैनेज किया जाए, वरना ऐसे चांसेस होते हैं कि ये पेशेंट सुबह उठेंगे थके से होंगे। ये सुबह उठेंगे, गर्दन में दर्द होगा, पट्टों में दर्द होगा, खिंचाव सा रहेगा। अच्छा, बैठे बैठे उनको नींद आना शुरू हो जाएगी। वो कहते हैं सर बाइक पे भी इवन चलते रहते हैं तो जो है ना नींद आना शुरू हो जाती है। गाड़ी चलाते सर अचानक एक्सीडेंट होने लगा था, वो हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, ऐसे पेशेंट में डिमेंशिया शुरू हो जाती है, यानी कि ना लॉस ऑफ मेमोरी स्टार्ट हो जाती है, उनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट को जो है ना कार्डियक अरेस्ट के चांसेस होते रहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस होते रहते हैं। तो ये वही पेशेंट होते हैं जिनमें साइलेंट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है कि रात को सोए थे, सुबह उठे ही नहीं थे, हमेशा के लिए। तो ऐसे पेशेंट को टाइमली इन्वेस्टिगेट किया जाए, टाइमली मैनेज किया जाए, वरना ये सारे कॉन्सिक्वेंस के चांसेस होते हैं। बहुत ही सीरियस ये तो कंडीशन है, लेकिन नोट किया गया है कि मर्दों में ये ज़्यादा होता है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? बेसिकली इन एडिशन जैसे सिगरेट स्मोकिंग है वो भी एक मेजर काज बन जाता है, हुक्का वगैरह ले लेते हैं, अल्कोहल का इंटेक वगैरह हो जाता है। ठीक है ना, अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ना हो, अगर सुबह सवेरे आपने नहीं उठना, सुबह सवेरे आपने वॉक नहीं करनी, सुबह सवेरे आपने उठते ही आपने अनहाइजीनिक चीज़ें लेनी है, कार्बोहाइड्रेट डाइट्स वगैरह आपने लेनी है, लंच में भी, डिनर में भी, तो अल्टीमेटली आपको ना ये फिर चीज़ें बढ़ती रहती हैं। अल्टीमेटली आपको ये सारे कॉन्सिक्वेंस को आपने फेस करना पड़ता है। जी, थैंक यू सो मच। इसके अलावा थोड़ा बच्चों की तरफ चले जाते हैं। बच्चों में ये देखा गया कि पेरेंट्स बच्चों को लेके आ रहे होते हैं कि कोई सिक्का फंसा लिया, कॉइन अपने गले में फंसा लिया, या फिर कान में कोई चीज़ डाल ली या नाक में, तो उसका क्या हल होता है या क्या मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। असल में जैसे ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नाक में कोई चीज़ डाल के आ जाते हैं, या कान में कोई चीज़ डाल के आते हैं, या मुँह में डाल के आ जाते हैं। अच्छा, इमीडिएटली किसी को फील नहीं होता, बस 2 दिन से बच्चा खा नहीं रहा,
2 दिन से बच्चा जो है ना पी नहीं रहा, अच्छा जो भी मम्मा दे देती हैं कि मम्मा वो निगला नहीं जाता मुझसे, खाया नहीं जाता, ठीक है ना। अच्छा ऐसे पेशेंट को जब हम एक्सरे करवाते हैं गर्दन का, वो देखते हैं कि वो तो कॉइन पड़ा हुआ है, सिक्का फंसा पड़ा हुआ है। इसी तरह जब हम नाक का मुआयना करते हैं कि नाक से तब दिखाते हैं जब नाक से खून आता है, नाक से रेशा आता है, नाक से पीप आता है, या बाद औक़ात ना नाक के दरमियान ना सोजन सी स्टार्ट हो जाती है, बुखार आना शुरू हो जाता है, ग्रीनिश या येलोइश डिस्चार्ज आना शुरू हो जाती है नाक से, या कान से बच्चा कहते इचिंग होती है, खारिश हो जाती है, कान से रेशा आना स्टार्ट हो जाता है। तब हम देखते हैं कि नाक में ना कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है, नाक में कोई राइनोलिथ पड़ा हुआ है, पत्थर वगैरह जमा पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो बाज़ जो है ना सब्जियों फलों के बीज वगैरह हो जाते हैं, ठीक है ना, या कानों में पेन, पेंसिल, कॉटन बर्ड या रबड़ का पीस वगैरह डाल देते हैं, या गंदम चावल का दाना वगैरह डाल के आ जाते हैं। वो लंबे अरसे तक पड़ा रहता है, अल्टीमेटली उसमें इन्फेक्शन होते होते ना वहाँ से फिर पी परेशान स्टार्ट हो जाता है। वन ऑफ द डेंजरस फॉरेन बॉडी दैट इज़ योर बैटरी। अगर वो बैटरी है नाक में पड़ी रहेगी, अल्टीमेटली वहाँ पे केमिकल चेंजेस आती रहती है, नाक की जो सेप्टम है वो परफोरेशन हो जाती है। अगर खुदा न खासा कान में है तो कान का पर्दा फट जाता है, कान के दरमियान वाला हिस्सा है उसका इफेक्ट समात उससे डेंजरस हो जाती है। गले की तरफ है तो वहाँ पे तो ऐसे पेशेंट को फिर हम सख्ती से पेरेंट्स को मना करते हैं कि अपने बच्चों को आसपास वाली चीज़ों पे ना ये छोटी छोटी जो है ना जो फलों और जो है ना फ्रूट्स के जो बीज है वो ना रखें, छोटे छोटे जो कॉइन्स वगैरह हैं वो ना रखें, छोटे छोटे जो पीसेस वगैरह होते हैं रबड़, पेन, पेंसिल, ये पीसेस में ना डालें, कॉटन बर्ड वगैरह ना रखें, वरना वो मोस्टली कानों में नाक में चली जाती है। अगर कॉइन चला जाता है तो फिर हम कहते हैं इमीडिएटली आप कंसल्ट कर लें, फिर बच्चों को ना जो बेहोश करके उसको फिर विद इन टाइम उसको निकाल दिया जाता है, जिससे फिर उसका खाना पीना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अब जैसे घर में पेरेंट्स अगर कोई इस तरह का हादसा पेश आ गया है कि बच्चे ने कोई चीज़ डाल दी है, फॉर एग्जांपल जैसे कॉइन फंसा लिया है, तो उससे सांस का मसला भी हो जाता है, तो फौरी तौर पर बेसिकली क्या पेरेंट्स कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि वो जो कॉइन चला जाता है, माँ जब भी आती है इमरजेंसी में वो दौड़ दौड़ के आती हैं, सांस फूला हुआ होता है, घबराई होती है, पूरा पसीना पसीना हुई होती है। तो जो कॉइन चला जाता है वो बेसिकली ना खुराक की नाली में चला जाता है और बच्चा बैठा होता है, बच्चे को ना खाने में, पीने में, निगलने में तकलीफ होती है। एक्सरे करवाते हैं तो हम बताते हैं कि ये सांस की नाली में नहीं है, ये बेसिकली खुराक की नाली में है। और क्योंकि बच्चे होते हैं तो उनको फिर हम 4 घंटे के लिए NPO करते हैं कि आपने कुछ खाना पीना नहीं है। एक्सरे करवा के उनसे फिर कंसेंट लेके उसको फिर हम अंडर GA बेहोश करके ना उसको फिर हम एंडोस्कोपिकली निकाल दिया जाता है। निकाल के फिर 4 घंटे के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। तो पेरेंट्स को हम कहते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात, ये सांस की नाली में नहीं गया, क्योंकि खुदा न खासा अगर सांस की नाली में चला जाए तो बच्चा तो बैठ ही नहीं सकेगा, बच्चे का आवाज़ फौरन बैठ जाएगा, बच्चे को सांस में तकलीफ होगी, बच्चों को बड़े बड़े लंबे आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, बच्चा जो है ना वो पीला हो जाएगा, बच्चा वहीं पे तड़पने लगेगा। दैट इज़ अलार्मिंग कंडीशन, वो बड़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है। मगर मोस्टली जो कॉइन वगैरह हो जाती है वो खुराक की नाली में चला जाता है। हम कहते हैं ईजी रहें, कंफर्टेबल रहें, आप नियर बाई ENT कंसल्टेंट को दिखा दें और टाइमली मैनेज हो जाता है। चलें, थैंक यू सो मच। इसके अलावा ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि अक्सर लोग मछली का कांटा फंसा लेते हैं गले में, तो उसको किस तरह निकाला जाए या क्या किया जाए? अब बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि नेक्स्ट मेरे ख्याल में 15 दिन महीने के बाद जो है ना सीज़न भी स्टार्ट हो रही है और लोग फिर मछली पे टूट पड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जल्दी जल्दी खाते रहते हैं, तो मछली का कांटा डेफिनेटली फंस जाता है उसमें। तो ऐसे पेशेंट को ना फिर खाने में तकलीफ होती है, पीने में तकलीफ होती है, निगलने में तकलीफ होती है, और जैसे ही खा लेते हैं इमीडिएटली फील हो जाता है कि यहाँ पे ना कोई चीज़ ना फंसी हुई है वहाँ पे। तो अच्छा, वो पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में, तो CT स्कैन करा के आ जाते हैं। अच्छा, वो एक्सरे करा के आ जाते हैं। अच्छा, ये मछली का कांटा ना एक्सरे में नज़र आता है ना आपका CT स्कैन में नज़र आ जाता है। उसको फिर हम ना एंडोस्कोपी करके देख लेते हैं, कैमरा डाल के ना अंदर से देख लेते हैं। तो 80% चांसेस होते हैं कि गले के सामने ही ना टॉन्सिल्स होते हैं, वहाँ पे फंसा हुआ होता है, ठीक है ना। 15 to 20% चांसेस होते हैं कि नीचे उसकी वेलिकुला है, ज़बान की जड़ के नीचे, वहाँ पे फंसा होता है। बाद को बाइफार्म साइनसिस में हो जाता है, तो उसको फिर हम एंडोस्कोपी के लिए एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर उसको टाइमली निकाल लेते हैं। सही। अच्छा, उसमें जो मिसकॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ है कि अब बाद पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिसको हमने एंडोस्कोपी की
कुछ भी नहीं है, ना टॉन्सिल्स पे है, ना नीचे खुराक की नाली पे है, ना वेलिकुला में, ना पारिफार्म साहब कहीं पे भी नहीं, उसको दिखा देते बिल्कुल ठीक। मगर पेशेंट कहता था यहाँ पे मुझे ना फिर भी चुभन सी फील हो रही है, वहाँ पे ना मुझे दर्द सा फील हो रहा है जी। जब भी मैं निकलता हूँ यहाँ पे मुझे ना फील होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो हम फिर देखते हैं कि वहाँ पे ना जख्म सा हुआ होता है, वो ना छिला हुआ होता है, क्योंकि जब भी होता है तो पेशेंट उसको निकालने की कोशिश करता है, उसको जो है ना उंगली से निकालने की कोशिश करता है कि जी मुझे टच हो, और जो है उसको खुरची नहीं। अल्टीमेटली वो बार बार उंगलियां मारने की वजह से, बार बार निकालने की कोशिश करने की वजह से जख्म सा बन जाता है, वो जो एरिया है वो छिल जाती है, जिस वजह से पेशेंट को फील होता है कि मुझे तो कोई चीज़ फंसी हुई है। तो हम फिर उसको पेशेंट को रीएश्योर करते हैं, काउंसिल करते हैं कि उसमें जख्म है, छिला हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को फिर मेडिकेट किया जाता है जिससे जख्म सोजन ठीक हो जाए, 5-7 दिन में वो बिल्कुल सेटल हो जाता है। तो उसमें टेक होम मैसेज ये है कि जब भी इस तरह का मामला हो तो आप इजी रहें जी, आप अपने आप को कंफर्टेबल, खुदा न खासा सांस की नाली में नहीं गया कांटा, एक चीज़। दूसरा, इसमें सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है, एक्सरे की भी ज़रूरत नहीं है। 2, तीसरा, जब भी आप खाना खाएं तो हम कहते हैं आप उसको ना सॉफ्टली, आराम से, इत्मीनान के साथ खाते रहें जी, और इसको आप प्रॉपर अच्छे तरीके से चबाएं, ठीक है ना। अच्छा, अगर फंस भी गया हुआ है तो टेक इट ईजी, आप जो है ना आप बनाना वगैरह लें, आप थोड़ा सा पानी लें, आप सूखी हुई रोटी आप वो निगलने की कोशिश करें, वो उससे भी ना डिसलॉक होकर ना खुराक की नाली में चला जाता है, मगर उसको आप अपने तौर पे उंगलियां डाल के, इंस्ट्रूमेंटेशन डाल के उसको निकालने की ये कोशिश ना करें। जी बिल्कुल, आई स्ट्रांगली एग्री जो आपने कहा है कि मतलब खुद ऐसे उंगलियां लगा के उसको अंदर कांटे को करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे ज़्यादा मसला हो सकता है। तो बिल्कुल स्पेशलिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बहुत कॉमन चीज़ है कि अक्सर ऐसे होता है कि कीड़ी मक्खी या कोई कीड़ा नाक या कान में चला गया, तो उसका क्या हल होता है, क्या किया जाए? उसमें एक सिंपल सा हम फार्मूला कहते हैं कि खुदा न खासा ये अक्सर मिडनाइट में ना बच्चों में कानों में चला जाता है, जो बच्चे चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो पढ़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि अगर बड़े भी हैं तो आपको ना फील होगा क्रालिंग सेंसेशन या फड़फड़ाहट सेंसेशन, फ्लाइंग, आपको ना फील होगा कि कोई ना कोई चीज़ चल रही है या कोई ना फड़फड़ाहट महसूस हो रही है कानों में। तो बच्चों के लिए हम कहते हैं कि आप टेक इट ईजी रखें, उनको रीएश्योरेंस करें, काउंसलर के कोई खतरे की बात नहीं है। और उसमें जो है ना कहते हैं बच्चों को ना आप वही कान ऊंचा करके ना लिटा दें, और बॉडी टेम्परेचर पे आप उसको घर में जो भी पड़ा हुआ है, सरसों का तेल पड़ा हुआ है या ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल पड़ा हुआ है, वो आप उसको कान में डाल दें, 8-10 कतरे डाल दें या इतना डाल दें कि कान फिल हो जाए जी। अच्छा, उससे फिर ये होगा कि जो भी अंदर कीड़ा है, मक्खी है, मच्छर है, फॉरेन बॉडी है, जो भी है, वो एटलीस्ट उसकी हाइपोक्सिया हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगा और डेथ हो जाएगी उसकी। चांसेस ये हैं कि वो फ्लोट होकर ना बाहर आ जाएंगे जी, ठीक है। मगर कम से कम आप ये जब डाल लेते हैं तो आप कोई ना कोई साथ में कोई एंटीबायोटिक दे दें, कोई दर्द की कोई मेडिसिन वगैरह दे दें, और आप देखेंगे कि उसकी जब डेथ हो जाती है तो अब कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग पे ये कहीं पे भी ENT कंसल्टेंट को दिखा दें, वो देख लेगा और उसको मखसूस इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको निकाल देगा, बिल्कुल सेटल हो जाएगा। अच्छा, उसमें जो हम गलती करते हैं वो ये होती है कि जो टेक होम मैसेज है कि अगर वो चला गया है तो आप उसको निकालने की कोशिश ना करें, ठीक है। जब भी आप कॉटन बड से निकालने की कोशिश करते हैं, पेंसिल से निकालने की कोशिश करते हैं, कोई चमचे के साथ निकालने की कोशिश करते हैं, एक चीज़। अच्छा, दूसरा उसको ना हम देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब भी आप उसको देखने की कोशिश करते हैं, उस लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ना वो कीड़ा या मक्खी मच्छर ना मजीद अंदर की तरफ चले जाते हैं, वो इवन कान के पर्दे को फिर वो बाइट करना शुरू करते हैं, उनको खाना शुरू करते हैं। इससे बच्चे को या बड़े को मजीद तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में चला जाता है। तो इस चीज़ से अवॉइड किया जाए, ठीक है ना। तो जस्ट आप ये चीज़ें करें और नेक्स्ट आप दिखा दें, बिल्कुल सेटल हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं जी। इसके साथ साथ ये भी बहुत कंप्लेन आती है कि बच्चों को कान में दर्द हो रहा है या फिर आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये क्या होता है, इसका क्या हल है? अच्छा, मिडनाइट में या आधी रात को अगर बच्चे में कान में दर्द हो रहा है, उसमें 80-90% जो बच्चे होते हैं उनको 1-2 दिन पहले नज़ला ज़ुकाम हुआ था, खांसी वगैरह हुई थी। इससे जो है ना नज़ला ज़ुकाम खांसी हुई थी, जिसकी वजह से कान और गले के दरमियान जो ट्यूब है, जिसे हम कहते हैं यूस्ट्रेशन ट्यूब, वो ब्लॉक हो गया था। इस ब्लॉकेज की वजह से जो है ना पर्दे के ऊपर सूजन आ गई है और अब बच्चा शदीद किस्म का दर्द फील हो रहा है उसको,
बंद, ब्लॉकेज, पेन वगैरह महसूस हो रहा है, इवन बच्चे को बुखार आना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि मिडनाइट में जो दर्द हुआ है दो ही होते हैं, एक तो या तो कान में कीड़ा चला गया, मक्खी मच्छर कोई फॉरेन बॉडी चली गई, दूसरा होता है कि कान में पर्दे के ऊपर सूजन आ गई है, जिसे हम कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, वो यूस्टेशन ट्यूब की ब्लॉकेज की वजह से। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज थम सकिंग, तो थम सकिंग करते रहते हैं तो ट्यूब ब्लॉकेज अल्टीमेटली। दूसरा जो है फीडर लेते रहते हैं, तो दूध जो है ना वो मिडिल ईयर में ट्यूबेज ब्लॉकेज, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं, अल्टीमेटली वहाँ पे भी फिर जो है ना पर्दे को सूजन हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं रात के टाइम पे मिडनाइट पे ना बच्चे को कोई एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, कोई ना कोई एंटीबायोटिक वगैरह दे दें उस पेशेंट को। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिर मना करते हैं कि बच्चा थम सकिंग ना करे, बच्चा बॉटल फीडिंग ना करे, देना है तो कप में दें, ग्लास में वगैरह में दें। माँ अगर फीड करती है तो हम कहते हैं उसको ना आप ठपकी के साथ दें, जैसे मुसलसल फॉलो करता है। फीडर बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है, देना पड़ता है, तो आप उसे एटलीस्ट ना तकिया ऊंचा करके फोकस करें कि वो फॉलो कर रहा है। ये नहीं कि लेटा हुआ है, कभी राइट टर्न कर लेता है, कभी लेफ्ट टर्न कर लेता है, वो दूध सारा क्योंकि कान और गले की तरफ यूं पड़ा होता है, वो सारा का सारा कान के पर्दे के पीछे चला जाता है। अल्टीमेटली बच्चों को इचिंग, खारिश, दर्द स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प बात आपने की है। अब छोटे बच्चे तो चले वो नहीं बता पाते हैं, लेकिन ये है कि जो बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनमें भी ये थोड़ा सा इशू आ रहा होता है कि वो अक्सर ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें मतलब उन्हें कुछ बताया है। एक तो ये ओल्ड एज फैक्टर भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये इशू होता है कि उन्हें कोई बात बताई है तो उन्हें पूरी बात समझ नहीं आई, मतलब पूरी बात उन्होंने शायद सुनी नहीं, या कोई बैरियर था या क्या। तो इसकी क्या वजूहत होती हैं? हाँ, ये असल में ऐसे हम कहते हैं प्रेसबाइकोसिस, यानी एज रिलेटेड। जैसे ना 60 अबव पेशेंट होते हैं, 55 अबव पेशेंट होते हैं, जैसे आंखों में मोती चला जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसी तरह कान के अंदर वाले हिस्से भी ना एजिंग फैक्टर से स्टार्ट हो जाते हैं। उससे जो है ना जो हेयर सेल्स हैं वो आहिस्ता ऐसे ना डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई ब्रेन तक प्रॉपर नहीं जाती है वहाँ पे, जो जनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती है कान के अंदर, जिसकी वजह से ना वो आवाज़ आता है, वो पेशेंट कहता है कि सर मगर मुझे समझ नहीं आती, डिस्क्रिमिनेशन मुझे प्रॉब्लम होता रहता है। तो बार बार फिर इस वजह से ना वो कान को थोड़ा सा पास कर लेते हैं कि जी क्या कहा आपने। तो देखें ना, डिस्क्रिमिनेट एट ऑल, इवन बात इस एज में टेनेटिस स्टार्ट हो जाती है, कानों में टक टक की आवाज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, चक्कर वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को फिर मेडिकेट करते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई बढ़े। कुछ हम टेनेटिस मास्कर वगैरह दे देते हैं। किन पेशेंट्स को जो है ना कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, उसको फिर मैनेज किया जाता है। बाद पेशेंट को फिर हम कानों की, जैसे दिल की ECG होती है, कानों को भी टेस्ट होती है जिसमें ऑडियोमेट्री कहते हैं, वो टेस्ट कराते हैं। अगर उसमें 90 अबव या 100 अबव उसकी डेसिबल हियरिंग लॉस हो जाती है, उसमें फिर आला भी लगवा लेते हैं, ठीक है ना, टेनेटिस मास्किंग में करवा देते हैं। तो इससे ये पेशेंट बिल्कुल सेटल हो जाता है, वो ऐसे ही नॉर्मल हियरिंग सुनना उसकी स्टार्ट हो जाती है। जी, अब ये एक बहुत कॉमन चीज़ है कि जिस तरह कुछ लोग होते हैं उन्हें गले में ख़राश या फिर इचिंग महसूस हो रही होती है और उन्हें बार बार अपना गला साफ़ करना पड़ रहा होता है। तो इसके लिए क्या वजूहात होती हैं, एक तो ये बताइएगा, दूसरा क्या किया जा सकता है इसके लिए? जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन। ये मोस्टली हमारे पास जितने भी जो है ना OPD में पेशेंट्स आते रहते हैं, अक्सर उनको कंप्लेन होती है सर गले में जी साफ करना पड़ता है, रिपीटेडली क्लियर थ्रो करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं हाकिंग साइन। ये गले में इचिंग होती है, खारिश होती है, कोई चीज़ अंदर ना फंसी होती है, या आवाज़ बैठा बैठा सा महसूस होता रहता है, गला भारी भारी वजनी सा महसूस होता रहता है। कुछ पेशेंट को ना इनके साथ साथ लंबे अरसे तक खुश्क खांसी रहती है, क्या ना कफ रहती है। तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज 3 है। एक पोस्ट नेजल ड्रिबलिंग, नाक से बलगम गिरता रहता है गले की तरफ, उसकी वजह से वहाँ पे टॉन्सिल की जो पिछली वॉल है वहाँ पे छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं, जिसे हम ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस कहते हैं। दूसरा होता है मेदे की जो एसिडिटी है, रिफ्लेक्स, वहाँ पे बन जाता है, उस रिफ्लेक्स की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं। तीसरा, वो लोग जो ना कोल्ड इस्तेमाल करते रहते हैं, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, फास्ट फूड इस्तेमाल करते रहते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम होता रहता है। तो ऐसे पेशेंट को हम सख्ती से मना करते हैं कि आप कोल्ड ठंडी चीज़ें, ऑयली तली चीज़ें, खट्टी चीज़ें, अच्छा स्पाइसी चीज़ें, फास्ट फूड, इनसे आप परहेज़ करें।
तो नाक साइनसिस को ट्रीट किया जाता है, रिफ्लक्स को ट्रीट किया जाता है, इन चीज़ों से अवॉइड किया जाता है। साथ में हम कहते हैं आप माउथ वॉश करें जी, आप ना वॉइस रेस्ट वगैरह करें, एंटीबायोटिक ना लें। अक्सर ये पेशेंट ना खुशक खांसी आती है, गला खराब, आगमेंटिन ले ली, जी, एमॉक्सिल ले लिया, थर्ड एंटीबायोटिक ली, वो लंबे अरसे तक खांसी लेते रहते, लंबे अरसे तक मेडिसिन लेते हैं। अच्छा, इसकी वजह से भी ना उनको मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है, इसकी वजह से भी ना वहाँ पे दाने से बन जाते हैं, इसकी वजह से भी ना वो बार बार तंग होते रहते हैं कई महीनों तक एंटीबायोटिक। हाँ जी, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज है। ऐसे पेशेंट को जिनमें ये प्रॉब्लम है, एंटीबायोटिक हम बिल्कुल नहीं देते। ठीक ठीक, बहुत ही हेल्पफुल बातें आपने हमें बताई हैं, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो बहुत ही मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप बता दें, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमारी ऑडियंस के लिए, कि कौन से अलार्मिंग साइंस होते हैं कि ख़तरा है, अब आपको स्पेशलिस्ट को, ENT स्पेशलिस्ट को दिखा देना चाहिए। कोई भी कान का, नाक का या गले का कौन सा ऐसा मसला है जो कि बहुत ही अलार्मिंग है, वो क्या मसले हो सकते हैं? कि अगर आपका नाक बंद रहता है, खुशबू बदबू महसूस नहीं होती, रात को मुंह खोल के सोते हैं, खराटे वगैरह आते रहते हैं, अब आपको महसूस होता रहता है कि आँखों में ना धुंधलापन महसूस हो रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में मुझे मसला आता रहता है, दो मुझे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, सर में शदीद किस्म का दर्द वगैरह महसूस होता रहता है, चलने फिरने में थोड़ा सा ना मुझे इम्बैलेंस वगैरह महसूस हो रहा है, आप ENT कंसल्टेंट को इमीडिएटली दिखा दें। कान में आपको महसूस होता रहता है कि कानों में ना मुझे सुनाई कम दे रहा है, कानों से पीप रेशा आना स्टार्ट हो गया हुआ है, कान से मुझे ना पीला या सब्ज़ किस्म का रेशा आ रहा है, कानों में कभी कभार मुझे चक्कर आ जाते हैं, कानों में टक टक की आवाज़ें आ जाती हैं, तो आप इग्नोर ना करें, आप फ़ौरन ENT कंसल्टेंट को दिखा दें। गले में आपको महसूस होता रहता है कि जी आपका आवाज़ बैठा था कुछ 4-6 माह पहले, आप आहिस्ता आहिस्ता आप फील कर रहे हैं कि आपको सांस का प्रॉब्लम हो जाता है। अब आप महसूस करते रहते हैं कि बैठे बैठे आपका सांस फूल जाता है, चलते चलते आपका सांस फूल जाता है, या बाज़ का सीढ़ियाँ चढ़ते आपको सांस फूल जाता है, आप रात को सो नहीं पाते, या आपको फील होता है कि जी गले के ना इस साइड में मुझे गिल्टियाँ बन गई हैं, एक आधी दूसरी साइड पे भी गिल्टियाँ बनती जा रही हैं। आप महसूस करते हैं कि शाम को आपको 103, 104 बुखार आना स्टार्ट हो गया हुआ है, वज़न दिन ब दिन कम होता जा रहा है, आपको सर्दी लगती है, कपकपी लगती है, आप महसूस करते हैं कि कभी कभार मुझे ना बलगम के साथ ब्लड आने स्टार्ट हो गई है, तो आप बिल्कुल जो है ना इमीडिएटली कंसल्ट कर लें। कहीं खुदा ना खासा आपको नाक से कोई ब्लड आने स्टार्ट हो गई है, फ्रेश ब्लड आई थी, यंग मेल है, कोई 12-15 साल का बच्चा है, उसको नाक से आधा कप ब्लड आई, 1 कप ब्लड आई, 1-2 दफ़ा ब्लड आई है, तो इमीडिएटली आप नियर बाई ENT कंसल्टेंट को दिखा दें। ये पेशेंट सारे जो है ना टाइमली इन्वेस्टिगेट हों, टाइमली मैनेज किया जाए, जिससे तमाम चीज़ों से ना प्रिवेंट करके उसको ट्रीट किया जाए, कारण पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। बहुत ही इंसाइटफुल चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की हैं। लास्टली आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी ENT हेल्थ का किस तरह ख्याल रख सकते हैं, और कौन से ऐसे तरीके हैं जो अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे उनकी ओवरऑल हेल्थ उनकी जो है वो बेहतर हो सके? थैंक यू सो मच। मोस्टली तो हमने नाक की, गले की, कान की हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। लास्ट मैसेज ये है कि आजकल ना यंगस्टर्स हमने देखा हुआ कोविड के बाद हेडफोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ईयरफोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कॉल सेंटर पे भी हमने देखा हुआ है जो ऑनलाइन में लगे हुए होते हैं, या डिजिटल मीडिया पे जो है ना एडिटिंग, थंबनेल, फ्रीलांसिंग, तो उससे ना ज़्यादा उनका जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा हेडफोन, ईयरफोन पे। अच्छा, उसमें देखा है कान के ना 3 हिस्से हैं, बाहर का हिस्सा, दरमियान का, अंदर वाला हिस्सा। जो साउंड वेव्स आती रहती हैं कान के किनार पे, कान का पर्दा वाइब्रेट करके अल्टीमेटली कान के अंदर की तरफ चला जाता है। अच्छा, उससे जो है ना कान का जो अंदर वाला हिस्सा है, वहाँ पे जो कॉकलिया है, कॉकलिया के अंदर जो है वो फ्लूइड फिल्ड एक चैम्बर है, जो साउंड वेव्स हैं जब आउटर हेयर सेल वाइब्रेट कर लेते हैं तो वो साउंड वेव्स मैकेनिकल जो है ना इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में बदल जाती हैं, वो दिमाग तक एक मैसेज चला जाता है जिससे साउंड आपको ना बिल्कुल फील हो जाता है। अच्छा, वो जो लोग जो ईयरबड, ईयरफोन इस्तेमाल करते रहते हैं और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहते हैं, साउंड उनका 85 डेसिबल से ज़्यादा होता रहता है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि कानों में ना टक टक की आवाज़ स्टार्ट हो जाए, टेनेट स्टार्ट हो जाए, चांसेस होते हैं कि सुनाई वगैरह कम हो, चांसेस होते हैं कि कान उसके ना भारी भारी से महसूस होते रहते हैं। तो टेक होम मैसेज ये है कि जो साइंटिफिकली अप्रूवल है, आप घर में जो ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं उसका भी साउंड जो है 85 डेसिबल से ज़्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि जब भी आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ईयरबड, ईयरफोन से ज़्यादा
अच्छा है कि आप हेडफोन इस्तेमाल करें, क्योंकि ईयरफोन जो है डायरेक्टली आपको ना 6 to 9 डेसिबल ज़्यादा जो है ना आपको ईयर साउंड जाता है, उसके मास्किंग इफेक्ट नहीं होता, तो डायरेक्टली जो है ना इनर ईयर को डैमेज करता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आपने इस्तेमाल करना है तो दैट इज़ साइंटिफिकली 60 मिनट्स के लिए, और जो आपने इस्तेमाल करना है 60 डेसिबल पे, यानी कि नॉर्मल साउंड्स पे। अगर आपका 60 डेसिबल से ज़्यादा होगा और 60 मिनट से ज़्यादा होगा तो चांसेस होते हैं कि आउटर हेयर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और जब आपको डैमेज हो शुरू हो जाते हैं, रिवर्सिबल हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, मगर परमानेंट डैमेज हो जाएंगे तो मुसलसल ये फिर हियरिंग लॉस और टेनिटस के जो है ना चांसेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ से हम अवॉइड कर लें, स्पेसिफिक टाइम पे इस्तेमाल करें, उनको बकिया घंटे उसको हम रेस्ट दें। थैंक यू सो मच, आपने इतना हमें नॉलेज प्रोवाइड किया, हमें भी और ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए और आपने ENT हेल्थ के बारे में सबको नॉलेज शेयर किया, इतने इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव बातें अपनी आपने बताई। आई गेस कोई ना कोई जो भी हमारी पब्लिक है ज़रूर इसे रिलेट करेगी, और आई गेस वो अपने देसी टोटकों को मज़ीद अप्लाई नहीं करेगी, और ज़रूर जब भी कोई ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन होगी तो ज़रूर ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएगी और अर्ली प्रिवेंशन ज़रूर करेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। थैंक यू सो मच।